सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज के हमारे मेहमान एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है मोहम्मद अली दुरानी साहब। साबिक फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं और सेनेटर, और इसके अलावा आपके सीनियर सियासतदान हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दुरानी साहब, इस वक्त मैं यकीनन मुल्क से बाहर हूँ और यहाँ भी इस वक्त जो पाकिस्तान में, मैं बात वहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ। इस वक्त भी यहाँ पे भी जो गुफ्तगू हो रही है अहम तरीन लोगों से, वो पाकिस्तान में एक बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस, अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है, शंघाई तंजीम ताउन। और इस सिलसिले में जो भी इसके मेंबर हैं उनके लोग, इंक्लूडिंग चीन के वजीर आज़म सरबराह, रूस के सरबराह, भारत के वजीर ख़ारजा आ रहे हैं 10 साल बाद, और कई और ममालिक के लोग इस वक्त इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद में कई आपके सरमायाकार भी आए हुए हैं। और सुना है कि कुवैत और यूएई, सऊदी अरब के तो आ गए हैं, कुवैत और यूएई। तो इस वक्त बड़ी आमाजगाह है इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद को मैं देख रहा था, यहाँ बड़ा सजाया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। तो ये जो एक आलमी कॉन्फ्रेंस है जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिली है, और ये करने जा रहा है शंघाई ताउन तंजीम, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि कुछ अल्फाज आप अदा करें कि पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है ये कॉन्फ्रेंस, और इस किस्म की कॉन्फ्रेंस के कामयाबी से मुनक्किद होने पर पाकिस्तान को इंटरनेशनली जो पाकिस्तान का इमेज है वो कितना बेहतर और होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये कॉन्फ्रेंस और जो इसकी हैयत है और जिस लेवल की माशाल्लाह पार्टिसिपेशन इसमें हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक लंबे अरसे के बाद एक वो खुश आइंद मौका है जिसके ऊपर के यकीनी तौर पे पूरी कौम को इसके ऊपर फ़ख्र महसूस करना चाहिए। और इसमें से मुस्तकबिल के लिए हमारे लिए बहुत सी रास्ते और बहुत सी सूरतें निकलती हैं। और इस कॉन्फ्रेंस का जो रीजनल इम्पैक्ट है वो हमें बहुत ज़्यादा रेलेवेंट बना सकता है मुस्तकबिल में, इलाकाई तिजारत के अंदर, इलाकाई ताल्लुक़ के अंदर, और इलाकाई जो ताकतें हैं उनके साथ एक रिलेशन बिल्डिंग के अंदर। और पूरी दुनिया में भी इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत इम्पोर्टेंस मिल सकती है। और इसके जो बेशतर ममालिक हैं जो इसमें, जैसे चाइना इसमें शरीक हो रहा है, रशिया मिस्र इसमें आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें जो रीजनल लीडरशिप्स शरीक हो रही हैं उसमें आप रशिया और चाइना के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि चाइना के साथ तो हमारे बहुत ही दरीना ताल्लुकात हैं, लेकिन रशिया के साथ भी हमने पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा ताल्लुकात को हमने एक नए जहद में डाला है। बिलखसूस पिछली हुकूमत के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी विज़िट किया, उससे पहले भी मुख्तलिफ ज़रदारी साहब वगैरह जितने भी हमारे हैं कायदीन, उन सब की कल भी जब कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट साहब गए हुए थे उनकी मुलाकात हुई पुतिन साहब से। तो मतलब ये है कि इस रीजन, और फिर यह है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का भी यहाँ आना, तो इलाके के अंदर एक ऐसी कॉन्फ्रेंस को होस्ट करना जो कि मुस्तकबिल, इस खित्ते के मुस्तकबिल के अंदर एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए ये एक बहुत ही खुश आइंद मौका है। और सर ये बड़ी ये आपने बड़ा अच्छा हमें एक रोशन एक्सप्लेन कर दिया आपने। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब हुए वो कश्मीर की खुसूसी, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के वजह से नरेंद्र मोदी ने
जो वो कानून पास किया। 10 साल बाद भारतीय वजीर हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तान। तो क्या आप समझते हैं कि इससे कुछ बर्फ पिघलेगी? क्योंकि ये पाकिस्तान इस मौक़िफ़ पे तो किसी भी वक्त हटा नहीं है कि यूएन की करारदाद के मुताबिक कश्मीर का फैसला होना चाहिए। और ये जो ज़बरदस्ती अमल हुआ था, इसकी वजह से पाक भारत ताल्लुकात में मज़ीद ख़राबी आई थी। तो ये जो वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं इससे, और उनके जो वफूद आ रहे हैं, उससे कुछ बर्फ पिघलेगी सर? देखें, असल में जो कश्मीर का इश्यू है डॉक्टर साहब, उसके अंदर पाकिस्तान भी पार्टी है और उसके अंदर चाइना भी पार्टी है, ठीक है ना जी। ये दोनों ममालिक जो हैं, ये दोनों ममालिक का इंडिया का जो चीन कश्मीर के बारे में इस वक्त का स्टांस है, उसके ऊपर एक इख्तलाफात हैं। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अब तक जो इक़दामात उठाती रही है, उसने जब से उसने वेस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन किया है, वो ज़्यादा अग्रेसिवली जो है मोदी साहब की गवर्नमेंट ने इन दो ताल्लुकात थे, इनको मज़ीद मुतासिर किया है और कश्मीर के अंदर मज़ीद सप्रेशन और उससे मुतल्लिक मज़ीद कश्मीरियों के लिए डिसग्रेस का एहतमाम किया है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पे उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं और उनकी अपनी पॉपुलैरिटी इंडिया के अंदर जो है वो कम हो रही है। तो हम ये समझते हैं कि हमें एक तो जो भी मेहमान आए उन्हें वेलकम कहना चाहिए, लेकिन हमें अपने असूली मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहते हुए कश्मीरियों को अपनी गैर मुतज़लज़ल ताउन और उनके साथ होने वाली जो नाइंसाफ़ियाँ हैं और यूएन जो कन्वेंशंस हैं उनको रिस्पेक्ट ना करने के जो इंडिया के इक़दामात हैं, उनको उनको अंडर डिस्कशन लाते हुए भी हमें यकीनी तौर पर ख़ित्ते के अंदर डायलॉग और रिकन्सिलिएशन के एक प्रोसेस को आगे बढ़ाता रहना चाहिए, क्योंकि जंग तो किसी मसले का हल नहीं है और बिल्कुल दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग तो किसी मसले का हल नहीं है। दोनों मुल्कों के अवाम कल्चरली एक दूसरे से करीब है, उनको ज़बरदस्ती जो है एक साजिश के तहत और एक अग्रेशन के तहत जो है उनको आपस में कन्फ्रंटेशन के माहौल की तरफ लाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर वक्त है अगर क्या आप कि ये समझते इंडिया हैं, के क्या लिए, ये देखिए मेरी तो डॉक्टर साहब बड़ी आप ये समझते हैं कि कश्मीर का देखिए ना, अभी कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ मकबूजा कश्मीर में, उसमें भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जो इत्तेहाद है, उसको तो बहुत बुरी तरह इबरतनाक शिकस्त हुई। गोया मकबूजा कश्मीर की आवाम ने नरेंद्र मोदी के उस कानून को जो इम्पोज किया ज़बरदस्ती, उसको रिजेक्ट कर दिया। एक एक तो मैं इस पे ज़रा सा आपका कमेंट्स लूँगा छोटा सा। और दूसरा ये, क्या आप समझते हैं कि जो आपके भारत आपके और पाकिस्तान के दरमियान जो कश्मीर का बेसिक इशू है, जो अहम तरीन इशू है, उसका मसला जो हल हो सकता है वो दोनों मुल्कों की कोर कर सकती है? और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है जो आजकल इक़्तिदार में है, हिंदू इंतहा पसंद जमात, और दूसरी जो है पाकिस्तान में जो कोर है जो कर सकती है फैसला, उसे कहा जाता है वो फाजे पाकिस्तान या एस्टेब्लिशमेंट है। क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें डॉक्टर साहब ये बड़ा एक दिलचस्प सा इशू है और इसके ऊपर मेरा मेरा तो बहुत ज़्यादा मादी में इन्वॉल्वमेंट रही है। इस सारे इशू को मैंने देखा भी बहुत गौर से। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस खित्ते के अंदर 3 ममालिक ऐसे हैं जिसमें चाइना, रशिया और पाकिस्तान, कि अगर ये बाहमी तौर पर टकराव में ना हों तो ये दुनिया की सुपर 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 पावर बन सकते हैं मिलके, ठीक है ना जी। और जब इंडिया और पाकिस्तान की डिवीज़न हुई, उस वक़्त जो कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट जब बनाया गया था, नहीं बनाया गया, उसके बनाने के अंदर इस चीज़ का एहतमाम किया गया कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ भी टकराव रहे
और चाइना के साथ भी टकराव रहे। ये इशू इस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया इस सारे सब कॉन्टिनेंट की डिवाइड के अंदर के आगे चल के ये ममालिक आपस में डैगर ड्रॉन रहे और फिर इनमें से इनकी डिपेंडेंस जो है वो मगरिब की तरफ ज़्यादा रहे। तो अगर इंडियन जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल्स और इंडियन डीप थिंकर्स अंडरस्टैंड करें तो इंडिया के मसलों का हल, पाकिस्तान के मसलों का हल इसमें है कि इंडिया चाइना से भी अपने ताल्लुकात ठीक करे और पाकिस्तान से भी अपने ठीक करे। और मैं इस चीज़ को आज भी देख सकता हूँ कि अगर ये दोनों मुल्कों के दरमियान कश्मीर का इशू रिजॉल्व करने में सबसे ज़्यादा मुआवनत चाइना कर सकता है। इंडिया अगर इस चीज़ को समझे, इंडिया की ट्रेड जो है उसके लिए बेस्ट पार्टनर कैन बी चाइना। और पाकिस्तान और इंडिया और चाइना का अगर एक नेक्सस डेवलप होता है फ्यूचर में, तो ये नेक्सस जो है ये एक बिल्कुल इकोनॉमिकली मोस्ट वाइबल और इकोनॉमिकली मोस्ट प्रूडेंट किस्म का एक रिजॉल्व है जो इस इलाके से इमर्ज हो सकता है। लेकिन बहरहाल इसमें वेस्टर्न फोर्सेस के लिए डेफिनेटली बहुत सी कंसर्न्स हैं और वो इस चीज़ के रास्ते में रुकावट भी बनते हैं। तो मैं आज की जो इंडियन लीडरशिप है और जो देखें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, फ़ौज का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान की फ़ौज ने कई मरतबा इस रेफरेंस से, मैंने मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी देखा, उसके बाद भी हम देखते रहे कि वो हमेशा इस चीज़ को बहुत प्रैग्मेटिकली डील करने की हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी जो लिमिटेशंस हैं हम उससे आगे नहीं जा सकते। हम कश्मीर के लोगों के साथ जो कायदे आज़म की कमिटमेंट्स हैं और जो पूरी कौम की कमिटमेंट्स हैं उनसे हम पीछे भी नहीं हट सकते। तो ऐसी सूरत में जो भी रिजॉल्व निकलेगा उसमें इंडिया को भी ताउन करना पड़ेगा और इस ताउन के नतीजे में इंडिया को माशी बहुत बड़ा इस्तेहकाम मिल सकता है, रीजनल स्टेबिलिटी आ सकती है और ख़ित्ते के अंदर जो टकराव की जो हमारे जंगी अखराजात जो हैं वो हमारे माशी इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं और हमारी जो अफवाज हैं दोनों ममालिक के वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की एजुकेशन के लिए, मुल्क की गुर्बत, देखें अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, SIFC के ज़रिए हम पूरे अपने सिस्टम को जो है रिविज़िट कर रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को रीबिल्ड करने में फ़ौज बिल्कुल मुकम्मल ताउन कर रही है हुकूमत के साथ और उसमें जो एक मैनेजमेंट सपोर्ट होती है वो मिल रही है। तो इसी तरह से दोनों ममालिक की जो अफवाज हैं वो अपने मुल्कों की तरक्की में बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये बहरहाल अभी एक लंबा सफर है। आपने ये स्टेटमेंट आपने दे दिया और बड़ी अच्छा आपने इसको कवर किया है, इंडिया और पाकिस्तान की मौजूदा इस वक्त जो। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जाहिर है उसमें हुकूमत भी है और अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह इस काउंसिल्स की मेंबर है, एक लिहाज से पार्टिसिपेट कर रही है। हम देख रहे हैं कि सर सरमायाकारी के लिए तो अभी $2 बिलियन के लिए सऊदी अरब यहाँ मौजूद है। ये वो हिस्सा है जो कि $10 बिलियन की सऊदी इन्वेस्टमेंट है यहाँ मादनियात में, IT में, ज़राअत में और दूसरी चीज़ों में। दूसरी तरफ हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि तेल के हवाले से भी काफ़ी रिलैक्सेशन की बात हुई है। फिर UAE और कुवैत का हम सुन रहे हैं, कतर का सुन रहे हैं कि उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान आ रही है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त जो आप देख रहे हैं, क्योंकि मूडीज़ है और आपके फिच है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, सुना है IMF का जो मुआहदा है $7 बिलियन का वो तय पा गया है या उस पर सिग्नेचर होने वाला है। तो ऐसी सूरत हाल में आप समझ रहे हैं सर कि ये SIFC जिसका जिक्र आपने किया है पाकिस्तान की मईशत को एक ट्रैक पे डाल दिया है, अब उसको लेके चल रहे हैं बूस्टअप करने के लिए बेहतरी की तरफ, आप इसको कैसे देखते हैं सर? डॉक्टर साहब, मैं पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसे से मैंने हमेशा यही बात कही है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं उनको रिज़ॉल्व करने में SIFC कैन प्ले एंड विल प्ले अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल।
और ये रोल जो है, ये जितना इस रोल को बढ़ाया जाएगा उतना पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, हुकूमत पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब जो इसके रास्ते में रुकावटें हैं वो ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो मईशत के इस्तेहकाम को अगर अपने ज़ाती मुआशी मनफियत के लिए यूज़ ना करें, उसके बगैर उन्हें तसल्ली नहीं होती। इस वक्त एक एहतमाम SIFC ने या इस्टेब्लिशमेंट ने यकीनी तौर पे किया है कि वक्ती तौर पे फ़िलहाल कम अज़ कम उन्होंने ख़जाने की कुंजी जो है वो मतलब एक ऐसे एरिया में रखवा दी है जो कंपैरेटिवली सेफ़ एरिया है, जिसके लिए थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो पाया जाता है मतलब हुकूमती हलकों में कि यार ये तो ख़जाने तक हमारी जो डायरेक्ट एक्सेस होती थी वो SIFC के इनडायरेक्ट कंट्रोल में चली गई। एक दूसरा पहलू ये है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर अब जो अगली चीज़ हमें सारे हमारे दोस्त ममालिक बड़े ज़ोर से डॉक्टर साहब ये बात कह रहे हैं वो ये है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं अपने मुल्क के अंदर ताकि उसकी वजह से इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो आपके रिजॉल्व हों। अब जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके लिए अब उस रेफरेंस से फ़ौज ने और इस्टेब्लिशमेंट ने तो अपने आप को बिल्कुल एक साइड पे कर लिया है। DG ISPR ने स्टेटमेंट दे दी है, पहले बहुत कोशिश की हुकूमत ने कि उनको खींच के किसी तरह पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में ले आए। उन्होंने कहा जी नहीं, हमारा किसी पार्टी और कि मैंने ये बात आपको पता है, मैं ही रिकॉर्ड पे हूँ, मैंने कहा था कि फ़ौज और हुकूमत वो एक पेज पे नहीं होते, वो एक होते हैं, लेकिन हुकूमती पार्टी और फ़ौज वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, सियासत अपनी अपनी होती है, लेकिन मुल्क का मफाद और मुल्क के जो होते हैं, मुल्क की कंसर्न्स जो होती हैं, उसमें मुल्क के सारे इदारे इकट्ठे मिल के काम करते हैं। तो इसलिए ये बात अब ISPR की तरफ से भी बहुत क्लियरली आ गई कि हम किसी कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम किसी पार्टी के मुखालिफ नहीं है। ये मामला हो गया रिजॉल्व। अब जो इस वक्त की सूरत हाल है, अब हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पे पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़े। जी दुरानी साहब, यहाँ रोकूंगा, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जी दुरानी साहब, दो अहम इशू है, मेरी समझ में नहीं आता सर। मैंने यहाँ पे भी बहुत से बड़े अहम तरीन दानिश्वरों से बात की, उन्होंने पॉलिटिकल लोग भी थे और दूसरे भी लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स बड़े, उन्होंने दो चीज़ को कंडेम किया सर, बहुत सख्त कंडेम किया। एक तो ये कि APC में PTI की शमूलियत नहीं हुई। उनका ये कहना था, यहाँ के जो बड़े दानिश्वर हैं, कि आप तमाम तर अपने इख्तलाफात रखें, लेकिन नेशनल इशू पे आपको APC में बैठना चाहिए था अपनी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, लेकिन आप नहीं बैठे, इससे बहुत गलत मैसेज किया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, जो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है और कहा गया, वो ये है कि जब आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और दुनिया की निगाहें हैं, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ आया हुआ है। भारत बज़ाहिर हमारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है, लेकिन बहरहाल ये भी एक सफारती तरीक़ेकार होता है कि पाकिस्तान भी वहाँ जाता रहा है, वो भी आता रहा है, हमारी कई जंगें भी हुई हैं, उनका भी इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद है। और कॉन्फ्रेंस को कामयाब कराना पाकिस्तान की अवाम का, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की हुकूमत का, हर एक का फ़र्ज है। और ऐसे मौके पे 15 अक्टूबर को PTI का जो है वो 4 दफ़ा यलगार हुआ है सर दारुल हुकूमत में, और वो वज़ीर आला आपके KPK PTI के जो आजकल एक्टिव हैं, उन्होंने यलगार किया अपने लोगों के साथ, और इस्लामाबाद में। और अब दोबारा 15 अक्टूबर को हमने सुना है कि D चौक पे एहतजाज के लिए कहा गया। जाहिर है एहतजाज में हालात ख़राब होते हैं, मसाइल आते हैं। तो ये दो, मैं आपने बहुत अच्छी बात की कि बैठकर हुकूमत को इन तमाम चीज़ों में, जिस तरह KPK में किया है, ओवरऑल करना चाहिए। लेकिन सर इस दो एक्ट पर बाहर
पीटीआई के क़यादत के ऊपर और आपके पीटीआई के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि ये जो भी अमल है ये तो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये बैनुल-अक़वामी दुश्मन के एजेंडे को सपोर्ट किया जा रहा है कि अगर ऐसे, क्योंकि अभी आपने देखा सर, माजरत के साथ मेरा सवाल थोड़ा लंबा हो गया है कि जैसे ही ये कॉन्फ्रेंस की बात हुई पीटीएम ने एहतजाज शुरू किया, टीटीपी ने अटैक शुरू कर दिया, बीएलए जो है उसने एक्शन शुरू कर दिया, तो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को, दहशतगर्दी को प्रोमोट करने के लिए ऐसा कोई अमल जो इस कॉन्फ्रेंस को सबोताज करे, क्योंकि हम देख रहे हैं सारी छोटी बड़ी सियासी जमात, इवन के कल मेरे साथ एजाजुल हक भी थे, उन्होंने भी इस बात को कोट किया कि ये पीटीआई का या इमरान खान का बहुत गलत फैसला है एपीसी के ऊपर भी, और 15 अक्टूबर को जो उन्होंने एहतजाज किया, एहतजाज आगे भी बढ़ सकता था। जी सर। देखिए, मैं पहली बात तो मैं एक कहूँगा कि पीटीएम ने इसी मौके पे ये हंगामा शुरू किया, टीटीपी ने धमाके शुरू कर दिए, बाकी चीज़ें शुरू कर दी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी किसी ने बात नहीं की थी, मैं फर्स्ट था जिसने ये बात कही थी कि एससीओ कॉन्फ्रेंस की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तमाम मामलात जो हैं उनको 16 अक्टूबर तक वो कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि एक बहुत बड़े विजनरी प्रो पाकिस्तान पॉलिटिशियन है, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने मुतालबा किया कि जी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको 16 अक्टूबर तक डेफर कर दिया जाए और इसके बारे में तमाम जो इससे पहले जितनी पार्टियों ने मुजाहरे वगैरह रखे हुए हैं वो भी अपने मुजाहरों को ख़त्म कर दें। ये उनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रोएक्टिवली हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया। प्रैक्टिकली तो ऐसा ही हो गया कि डिले होता जा रहा है, लेकिन इस चीज़ को एक्नॉलेज करना या किसी ऐसे मौके के ऊपर एक जिंदा हुकूमत के होने का सबूत देने का कोई उनकी तरफ से, अब मैं तो 15 के ऐसे किसी मुजाहरे को सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है जी। मैं दरख्वास्त भी करूंगा कि जनाब अगर ये मुजाहरा रखा भी हुआ है तो इसको भी पोस्टपोन कर दिया जाए, और ये मौका नहीं है कि हम इस वक्त मुजाहरे करें। लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि हुकूमत को हुकूमत के तौर पे ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। हुकूमतें मोहब्बत का पैगाम लेके आगे बढ़ जाया करती हैं, खुजा के वो जो है मज़ीद शिद्दत और टकराव के रास्ते को अख्तियार कर लें। तो इसलिए मैं तो डॉक्टर साहब एक पाकिस्तान की बात करता हूँ, मैं किसी पार्टी के लिए या किसी के लिए मैंने आपको बताया कि मैंने सबसे पहले ये मुतालबा किया, ये रिक्वेस्ट की, और आज भी मैं यही कहूँगा कि इस वक्त जितने भी इश्यूज़ हैं, खुदारा कोई मुल्क का दुश्मन नहीं है, कोई मुल्क का गद्दार नहीं है, अगर हैं तो ज़ाती टकराव की चीज़ें हैं, इनको बालाए ताक रखते हुए पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की तरह बढ़ा जाए। हुकूमत ना डरे अदालतों से, हुकूमत ना डरे कि जी आइंदा कोई आएगा तो हमें ख़त्म कर देगा। कोई किसी को ख़त्म नहीं कर सकता। जिसको इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। अगर इन्हें कोई ख़त्म करने की कोशिश करेगा ये भी पॉपुलर हो जाएगा। सर, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आऊँगा। आपने हुकूमत के हवाले से बहुत सही बात कही, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ कि हुकूमत पहला कदम लेती है। हुकूमत चाहती है कि जी अपोजिशन तो पॉलिटिकल इश्यूज उठाती है, मसाइल होती है, जलसे जुलूस सब। सर बिल्कुल आपने कहा कि हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या सर इस मौके पे जब पाकिस्तान का मसला हो, एपीसी में फ़लस्तीन का मसला हो, उस मौके पर आप जो हैं वो बैठे नहीं। हमने माजी में देखा है बड़ी शदीद इख्तलाफात हुए हैं सर, लेकिन नेशनल इश्यूज पे बैठा गया है। क्या पाकिस्तान में पहली दफ़ा लोगों को जेल भेजा गया है सर? पीपल्स पार्टी के लोग भी गए हैं, पीएमएलएन के भी गए हैं, एमक्यूएम के भी गए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हुकूमत वक्त ने उस वक्त किया है। आपका कहना बात आपने एक तरफा तो बता दिया सर, अब मुझे ज़रा दूसरा तरफा बताएं कि क्या इससे पीटीआई का इमेज बनेगा कि वो एपीसी में ना जाए? एपीसी में ना जाना, फ़लस्तीन को सपोर्ट ना करना,
किसको फायदा पहुंचाएगा? एक, क्योंकि पाकिस्तान पीटीआई एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है, लेकिन क्या इमरान खान को या पीटीआई को ये कॉल देते हुए ये ख्याल नहीं होना चाहिए था कि एक तरफ बीएलए, एक तरफ बीएलएफ, एक तरफ टीटीपी, एक तरफ दहशतगर्द इस आपके आलमी कॉन्फ्रेंस को सबोताज कर रहे हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम ला रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है, हम 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर कर दें? क्या इस पर क्या कहेंगे एपीसी और 15 अक्टूबर के ऐलान को? क्या ये दानिशमंदाना सियासी फैसला है सर, बेहतर फैसला है? देखें जी, अब 15 का जो एहतजाज है उसके लिए तो मेरे पास एक ही सवाल है। हाँ, क्या 15 दिसंबर की कॉल किसने दी है? सर पीटीआई ने दी कि किसने दी है? पीटीआई ने दी। पीटीआई ने दी है ना, पीटीआई ने दी है। और उससे पहले जो यलगार हुआ इस्लामाबाद में, अगर डी चौक तक ये पहुंच जाते, जो हमारी इत्तलात है कि वहां धरना देना था इन्होंने पूरे इसमें, लेकिन वो पहुंच नहीं सके। तो कहने का मतलब है उसका ऐलान तो वो यलगार सर उसका ऐलान, मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ के बारे में आपको, ये लास्ट 15 अक्टूबर का तो सवाल उठ रहा है कि इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं है, लेकिन फिर किसने दिया? तो पीटीआई ने दिया है। अब पीटीआई को, मेरा सवाल है सर, पीटीआई को कहां से मिला? क्या मुराद सईद ने, किसी ने कहा है कि जी वहां से उनकी डायरेक्शन है, किसी ने कहा नहीं जी इमरान खान साहब की डायरेक्शन है, वहां पीटीआई तक पहुंच गई है? सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उससे पहले तो क्लियर कट उनके लीडर कह रहे हैं कि, और एक दिन पहले आपने देखा कि किस तरह खैबर केपी के हाउस में चले गए, वो एक क्लैश हो सकता था, बड़े हालात ख़राब हो सकते थे। जो 15 अक्टूबर से पहले जो यलगार हुआ इस्लामाबाद में, वो तो इमरान खान ने दिया था ना सर। तो उस वक्त तो ये कॉन्फ्रेंस का ऐलान हो चुका था, सारी चीजें हो रही थी। तो आप नहीं समझते सर कि ये एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया? और ऑलरेडी इमरान खान पर जो इल्ज़ाम लगता है कि वो बैरूनी एजेंट हैं, बैन अवी ताकतों के दुश्मन मुल्क के एजेंट हैं, और मुल्क में मईशत को तबाह करना चाहते हैं, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम लाकर मुल्क को मसाइल का शिकार करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये कहना आसान हो गया कि देखें जी एपीसी में नहीं आए, फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं किया, इसराइल को सपोर्ट किया। दीपो ये आपके यरूशलेम पोस्ट ने इमरान खान को सपोर्ट किया, उसके बाद इजरायली अखबार ने सपोर्ट किया, पहली दफ़ा पाकिस्तान के किसी लीडर को सपोर्ट किया गया। और यरूशलेम पोस्ट के बारे में तो कहा जाता है सर कि वो एक लफ्ज़ नहीं लिखता है स्टेट्स की मर्जी के। तो उन ताकतों को सपोर्ट मिलेगी जो पाकिस्तान में डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और जो इमरान खान के सियासी मुखालिफ हैं उनको ये कहने का मौका मिल रहा है कि देखें जी एपीसी में नहीं आए तो ये इजराइल को सपोर्ट करते हैं। 15 अक्टूबर को कॉल दी है, और इससे पहले जो यलगार की है वो इस आलमी कॉन्फ्रेंस को सबोताज करना चाहते हैं। ये तो पाकिस्तान के खिलाफ है। जी सर। डॉक्टर साहब देखें, जितने आपने वर्ड्स यूज़ किए हैं वो बहुत हार्श वर्ड्स हैं। वो अगर किसी के मुंह से भी अदा किए हों, फिर भी एक नेशनल चैलेंज पे बैठ के एक इंतहाई ज़िम्मेदार फ़र्द को, किसी को दहशतगर्द और किसी को मुल्क दुश्मन, किसी को मुल्क दुश्मनों का एजेंट, मैंने वो भी अखबारों में स्टेटमेंट्स देखी हुई हैं जो बेनज़ीर मोहतरमा बीबी के सामने बारे में अखबारात में ख़बरें छपवा के यहाँ लगवाई जाती थी। हमने इतने गद्दार बनाए हैं पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक कि उन गद्दारों की लिस्ट ख़त्म नहीं होती। हम इतने मुल्क दुश्मन बना चुके हैं कि अगर वो सारे वाकई मुल्क दुश्मन हो जाते तो मुल्क जो था वो कहीं नज़र ही ना आता। मैं एक जुमला कह दूं सर, के बाद आप अपना सर देखिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये मैंने अपनी बात नहीं की है, मैंने तो उन चीज़ों को जो सुन रहा हूँ वो आपके सामने लाया, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है सर। जी बिल्कुल, मैं असल में मैं यही समझता हूँ कि बहुत सी बातें गैर जिम्मेदाराना बातें की जाती हैं। अब देखें, मैं आपको पता है मैं कभी भी उनका हामी नहीं रहा, मैंने कभी उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं की, मैंने कभी उनके लिए काम नहीं किया, लेकिन मैं जब ये देखता हूँ कि एक फ़र्द है
उसको आपने जेल में रखा हुआ है, उसकी बेगम को भी आपने जेल में रखा हुआ है, उसके रिश्तेदारों को भी आपने जेल में रखा हुआ है, उसकी बहनों को उठा के भी आप जेल में डाल रहे हैं। और इसके नतीजे में आप ये गेन कर रहे हैं कि उस फर्द की पॉपुलैरिटी मज़ीद बढ़ रही है, उसकी पार्टी की पॉपुलैरिटी मज़ीद बढ़ रही है, और आप जो है एक ही धुन के अंदर भागे जा रहे हैं और अलल टप भागे जा रहे हैं। आप नहीं देख रहे कि मुल्क का फ़ायदा किस में है, मुल्क का नुकसान किस में। आप ये भी कोशिश कर गुजरते हैं, मैं वो तमाम कोट्स कर सकता हूँ कि जी फ़ौज को टकराने की कोशिश पीटीआई के साथ, और पीटीआई को 9 मई के चक्कर में जो है गद्दार बना, एक केस नहीं पेश करते। फिर फैज़ साहब पे एक इदारा जाती काम शुरू होता है, उसके ऊपर मीडिया की फ़ौज निकल आती है हुकूमत की तरफ से कि जी इसका ये ज़िम्मेदार है। खुदा रहा कोई बस कर दें जी, अपना मुल्क है डॉक्टर साहब, अपने मुल्क के फ़ायदे हैं, अपने मुल्क का नुकसान है। अब कौन, मैं आपको वो 15 वाले मुजाहरे की बात बताता हूँ। मुजाहरे के बाद 2 फर्द की स्टेटमेंट आई है, एक KPK के चीफ मिनिस्टर की आई है और एक इंटीरियर मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है। दोनों की स्टेटमेंट्स एक जैसी। इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि वो हमारे पास नहीं थे, उन्होंने कहा जी मैं उनसे भाग के आया हूँ। बाकी जितनी मर्जी कॉन्स्पिरेसी थेरीज बना ले, उनकी पार्टी बना ले, वो बना ले। और मैं ये समझता हूँ कि मैं उसके बाद ख़ास तौर पे KPK असम्बली गया हूँ, मैं वहाँ पढ़ता रहा हूँ, मेरा वहाँ से एक ताल्लुक़ है। मैंने वहाँ जाके यकजहती का पैगाम दिया और मुझे दुख हुआ कि मोटरवे ऐसे थी जैसे खंदके कुछ, उन्हीं लोगों ने जिन्होंने मोटरवे बनाई थी, उन्होंने मोटरवे का बेड़ा गर्क निकाल दिया। और रोका क्या, फ़ायदा क्या? अगर कोई 5000 आदमी, और ये अटक की लाइन, ये अटक की लाइन, ये ओबाड़ो की लाइन, ये लसबेला की लाइन, ये कौन लगा रहा है? ये हुकूमत लगा रही है, और नाजायज़ लगा रही है और गलत लगा रही है, और इसका नुकसान हो रहा है हमें। इसकी वजह से मेरा तो अच्छा मोहम्मद अली दुरानी साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, यहाँ मैं रोकूंगा, हमारी बात जारी है, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप मुल्क के वो सियासी लीडर हैं, आपका दानिश्वर हैं, जिन्होंने हमेशा रिकन्सिलेशन की बात की, पाकिस्तान की बात की है और जोड़ने की बात की है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के इख्तलाफ को दूर करने की बात की। उसमें बड़ी कोशिशें भी आपकी शामिल हैं। लेकिन सर, हुकूमत की नाअहली तो नज़र आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर, मैं चाहता हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जाए, क्योंकि सुनने वाले यहाँ भी और बाहर कि APC में, मैं सिर्फ पर्टिकुलर इस वक्त PTI पे आता हूँ कि सियासी कैदी बने, इमरान खान के दौर में भी कई लोगों पर केसेस बने, जेलों में डाला गया, औरतों को भी मैं इस पे नहीं जा रहा। मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप सॉल्यूशन भी देते हैं और तकलीफ भी बताते हैं, तो मैं यहाँ पर एक सवाल करता हूँ कि सर APC और 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर हो सकता था, PTI अगर करती तो उसका इमेज बढ़ता या कम हो जाता? सिर्फ 2 मिनट है सर मेरे पास। देखिए, मेरा तो ख्याल है कि इसमें अगर कोई दरमियाना रास्ता बनता तो PTI का इमेज भी बेहतर होता और हुकूमत का इमेज भी बेहतर होता। और मैं यकीनी तौर पे इसमें ये समझता हूँ कि अगर KPK गवर्नमेंट ने हाथ बढ़ा के हुकूमत से ताउन करके वहाँ पे एक माइलेज, एक वेटेज गेन किया है, इसी तरह से मरकज़ के अंदर भी ये सब कुछ किया जा सकता था और किया जाना चाहिए था। अगर ये होता तो इसका PTI को भी फ़ायदा होता और इसका हुकूमत को भी फ़ायदा होता। APC और मेरी अभी भी फलस्तीन में बुलाया गया था सर। APC के अंदर भी मेरा वही राय। देखें सर, APC में मैंने 100 दफ़ा ये बात, डॉक्टर साहब मैं रिकॉर्ड पे हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अंडरडॉग जो होता है, जो पिंजरे में जिसको आपने बंद किया होता है, पिंजरे में बंद इंसान को आप अगर चाहते हैं कि वो आपके साथ इंटरेक्ट करे तो उसको थोड़ी सी इज्जत देनी पड़ती है। आप कहें जी मैंने पिंजरे में भी बंद करना है और पिंजरे को टांग के ला के मैंने APC में टांगना है, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। जब कौमी तकाजे होते हैं उस वक़्त हुकूमतों के रवैये भी कौमी हो जाया करते हैं।
कौमी तकाज़ों के लिए हुकूमत जो होती है वो कोई दहशतगर्द बन के या थानेदार की तरह बिहेव नहीं करती कि वो तेनू हवालात में बंद किया हुआ है तो हवालात तो ही बोलेगा। ऐसे नहीं होता। आपने जब अच्छे काम करने होते हैं, जब मुल्क के लिए मफाहमत को आगे बढ़ाना होता है, तो फिर आप जो आला ज़र्फ़ होते हैं वो झुक के मिलते हैं। वो कहते हैं सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाने। हमारे वालिद साहब हमें बताया करते थे जो फलों से लदा हुआ दरख्त होता है वो झुका हुआ होता है। ये जो अकड़े हुए दरख्त होते हैं ये क्या कर लेते हैं, हम कहाँ तक लेके जाएंगे अपने आप को अकड़ फूंक के अंदर, दूसरे को नेस्त और नाबूद। पहले भी यही बातें होती थी, हम उनसे गिला करते थे, अभी भी यही बातें हो रही हैं, हम इनसे गिला करते हैं। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपके दुरानी साहब, आपके बड़े मुफीद पॉइंट्स सामने आए हैं, बड़े, और ख़ासतौर पे इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से। इंशाल्लाह किसी स्टेज पर मज़ीद आपसे बात करेंगे। वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।